डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, इसको बोलेंगे निजी हितों का खुलासा। सबसे क्या है इसमें, अगर आप इसको देखें कि भारत में सांसदों के लिए विद्यमान जो नैतिक ढांचे में मुख्यतः 4 प्रकार की बातें हैं, जिसमें एक क्या है, उनके निजी हितों का खुलासा, हाँ। दूसरा, टू फेवर पब्लिक इंटरेस्ट और conflict of private interest and public interest, निजी हितों एवं सार्वजनिक हितों के टकराव पर, है ना, इसका फेवर लेंगे। पब्लिक, यस, लिखिए, निजी हितों और सार्वजनिक हितों के टकराव की स्थिति में सार्वजनिक हित का पक्ष लेना। नेक्स्ट, टू टेक एक्शन इफ स्टैंडर्ड्स आर वायलेटेड, स्टैंडर्ड आर वायलेटेड, मानकों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करना। आगे लिखिए, स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड आर प्रैक्टिसेस, लिखिए, consolidated for parliamentary, लोकसभा को लेकर के और राज्यसभा को लेकर के कुछ अलग अलग बातें हैं, हालांकि एक जैसी ही है, थोड़ा सा वेरिएशन के साथ में कुछ प्रांतीय स्तर पर भी है। अगर हम एक बात ये कहें कि अगर हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट ना हो, हमारे पास एथिकल ग्राउंड ना हो, यानी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे स्वरूप ना हो, प्रारूप ना हो, तो प्रभाव क्या पड़ सकता है? जैसे प्रभाव ये पड़ सकता है कि शासन हमारा खराब हो सकता है। क्यों शासन खराब हो सकता है? शासन में खराब लोग तो आते हैं, लेकिन अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट या किसी तरीके से इथिकल ग्राउंड उन पर एक प्रकार से थोपा जाए, तो वो कई चीज करने से भले ही खराब हो रुके रहे। जैसे आप क्लास में बाहर कैसे रहते हैं, है ना, ये अपने आप में एक इशू है। बट अगर क्लास में उनको किसी सीमाओं में, जैसे कि असाइनमेंट में, टेस्ट में, क्लास की टाइमिंग में, एक स्टैंडर्ड और एक प्रैक्टिसेस के बीच में उनको डेवलप कर दिया जाए, उनकी एक आदत बना दिया जाए, एक डिसिप्लिन डाल दिया जाए, तो वो भले ही बाहर कुछ गड़बड़ किए हों, बट यहाँ पर उनसे हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो कोई, जैसे मैं अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बात करूं तो किसी भी व्यक्ति को जमानत प्राथमिकता होनी चाहिए, कैद अपवाद, है ना। व्यक्ति दुर्घटना है, कोई बात है, किसी एक के साथ करता है, लेकिन बदनामी पूरे समाज को उठाता है। आप सड़क पे जाइए, देखिए, अगर 2 गाड़ी आपस में स्कूटर लड़ गए हैं, तो जबकि हताहत 2 हुए हैं, लेकिन उसका फर्क जो है पूरे समाज पे पड़ जाता है, या उसको लोग बड़े हीनियस नजरों से देखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इसने पूरे समाज का नुकसान किया। ऐसे में इससे बचने का एक तरीका है कि सड़क पे चले तो सावधानी बरतें, क्लास में हो तो विद्यार्थी रहें, और समाज में हो तो सामाजिक प्राणी रहें, और घर में रहें तो घर के सदस्य की तरह रहें। तो जो डावाडोल होती स्थितियां वो बिगड़ेंगी नहीं,
इसी तरह से पार्लियामेंट में पार्लियामेंटियन बन के रहे तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन अगर पार्लियामेंटियन बन के नहीं रहेगा तो खराब शासन हो जाएगा, खराब सत्ता बन जाएगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है? कोड ऑफ कंडक्ट। आप शब्द नहीं बोलेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, वो बोला शब्द किसी एक पार्लियामेंटियन को ही होगा, लेकिन टीवी पे तो पूरा इंडिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, उसका खराब इंप्रेशन हर जगह जा रहा है। तो हमारे पास अगर अच्छे एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है तो इसका प्रभाव सबसे पहले खराब शासन पे पड़ेगा। प्रभाव लिखिए, लिखिए इफेक्ट। लिखिए, इफेक्ट में लिखिएगा पुअर गवर्नेंस। इसके होने से क्या दिक्कत आएगी बच्चा? अगर हमारे शासन में, मैं फिर वही बातें बार बार दोहरा रहा हूं यार, समझ नहीं रहा, अगर ये सब प्रॉब्लम्स होंगे तो हमारा गवर्नेंस क्या होगा? पुअर होगा। बहुत सारे प्रदेशों के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहां पे गवर्नेंस पुअर हैं, अब थे भी। क्या समझे? और गवर्नेंस, अच्छा बताइए गुड गवर्नेंस कब होता है? गवर्नेंस पहली बात तो पुअर से ऊपर उठ के गवर्नेंस में आए। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसको आईसीयू में जाता है, तो पहली कंडीशन ये होती है कि आईसीयू से जनरल वार्ड में आए। आईसीयू से जनरल वार्ड में आने का मतलब ये हुआ कि उसकी स्थिति क्रिटिकल नहीं है। और जब जनरल वार्ड से फिर वो घर जाता है तो उसकी स्थिति ये है कि ये ठीक तो नहीं है बट बीमार भी उतना नहीं है, मतलब हेल्थ को रिकवर कर रहा है। तो अगर आपने अनुशासन का, एथिक्स का, कोड ऑफ कंडक्ट का अभाव है या है उसका अनुपालन नहीं है, उस स्टैंडर्ड पर उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो गवर्नेंस पुअर हो जाएगा। तो गवर्नेंस चला गया आईसीयू में। अगर गवर्नेंस है तो उसको ले आओ बाहर, और गुड गवर्नेंस है तो दिखेगा सड़क पर, समाज में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी देखिए, जैसे जब बिहार में पहले सरकार हुआ करती थी, जब अपराध बहुत था, लालू प्रसाद यादव के टाइम में रणवीर सेना माओवाद बड़ी मारामारी थी और उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो वो गवर्नेंस पुअर ही कहा जाएगा। सरकार के रहते हुए अपराध चरम पर हो, ये पुअर गवर्नेंस की ही पहचान। सरकार के रहते हुए भ्रष्टाचार चरम को प्राप्त कर रहा है, ये पुअर गवर्नेंस का परिचय है। रोजगार हो, बिजली हो, पानी हो, समावेशी विकास हो, बुनियादी विकास हो, महिला सुरक्षा हो, और ये सब खतरे में हो, दिक्कतें बढ़ी हो, तो भले ही आप गुड गवर्नेंस का ढिढोरा पीटिए, लेकिन ये गवर्नेंस पुअर है। अगर गुड गवर्नेंस हो सकता है तो बैड गवर्नेंस भी होना चाहिए। क्यों? ऐसे कहां होता है? रात है तो दिन भी होना चाहिए, ऊंचा है तो नीचे भी होना चाहिए, खाई है तो पर्वत भी होना चाहिए। ये सब विलोम और इसके एंटोनॉमिस उपलब्ध है ना हमारे पास। तो हमारे पास अगर अच्छा गवर्नेंस है, सुशासन है, तो बुरा शासन भी तो नहीं होने पे वो चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे कल मैं टीवी में देख रहा था, तो बोला कि अमृत काल भी चल रहा है और विष काल भी जारी है साथ में। ये सुधीर चौधरी बोला अपने ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं सीधी कार्यक्रम ही है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक है तो व्हाइट भी है, व्हाइट है तो ब्लैक भी है।
तो गुड गवर्नेंस है तो बैड गवर्नेंस भी है, पुअर गवर्नेंस भी होगा। अगर पुअर गवर्नेंस आप किसको आइडेंटिफाई करके बोलेंगे, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन आपको बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, बुनियादी विकास, समावेशी विकास, अपराध बढ़ जाए, महिला सुरक्षा खतरे में हो जाए, तो मैं समझता हूं कि आप इसको पुअर गवर्नेंस कह सकते हैं। और इसी के उलट व्यवस्था हो जाए तो इसको आप गुड गवर्नेंस कह सकते हैं। तो अगर कोड ऑफ कंडक्ट का अभाव है, आपको लगाम ही नहीं लगाया, आपको रोकने की हमने कोई प्रविधि नहीं बनाई, तो हो सकता है ये खतरे पैदा हो जाए कि आप गुड गवर्नेंस की बजाय पुअर गवर्नेंस करें। क्यों? अरे यार, विद्यार्थी पढ़ने में तेज भी होता है, पुअर भी कहते हैं स्टूडेंट पुअर है। पुअर का मतलब है तुम गरीब ना समझो, कमजोर। बैड भी नहीं कह रहा हूं, फिर भी इज्जत रख रहा हूं, बैड गवर्नेंस नहीं बोल रहा हूं। जैसे आतंकवाद आतंकवाद होता है, अच्छा आतंकवाद बुरा आतंकवाद नहीं होता है। गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। अरे यार, अगर वो आतंकवाद ही है तो आतंकवाद है ना। हाँ, बोले यार वो आदमी जो है ना, मारता पीटता, बहुत बहुत ठोका, बहुत पीटा, मार के जान से महुआ के पेड़ के नीचे छाया में लटक गया है। बताइए, तो क्या ये अच्छा मारना कहेंगे उसको? नेक्स्ट लिखिए, वीकनेस ऑफ प्रेस्टीज एंड ट्रस्ट इन पब्लिक लाइफ। सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा और भरोसे का कमजोर होना। सार्वजनिक जीवन में क्या हो जाता है? प्रतिष्ठा और भरोसा कम हो जाता है। अगर हमारी सरकारें बेटा या हमारे संसद में बैठे लोग अच्छे गवर्नेंस को अवसर नहीं देते, उस स्टैंडर्ड पर अपनी प्रैक्टिस को नहीं बनाए रखते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा और उन पर से भरोसा हटता है, उनकी प्रतिष्ठा गिरेगी, उनसे भरोसा खत्म होगा। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कैसे होगा? ये लाइन की पूरी जो जमीनी हकीकत है, कैसे जमीन को करेगी? सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान, सबको दुकान, सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा, सबको समावेशी विकास, सबको समावेशी ढांचे में बांधना, सबको सुरक्षा, सबको उत्थान विकास का अवसर और सभी के लिए सशक्त होने का रास्ता खोजने से सबका विश्वास मिलेगा। तो ये स्लोगन ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये सब नहीं होगा तो हो सकता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, विश्वास खतरे में। अगर पूंजीपति बढ़ते जाएंगे, गरीब होते जाएंगे लोग, कम पैसे वालों का पैसा कम होता जाएगा, मटर पनीर खाने उनके लिए ऐसे लगेगा कि जैसे बैंक से लोन ले लेते हैं तो मटर पनीर मिलेगा। कार के लिए, बंगले के लिए, जमीन के लिए, बिजनेस के लिए लोन तो समझ में आता है। ऐसी स्थिति आ जाए कि मटर पनीर खाने के लिए आपको ईएमआई पे लोन लेना पड़ रहा है, तो विश्वास नहीं मिलेगा। आप अपनी फीस दे पाए, चिकित्सालय में, मैक्स हॉस्पिटल में कोई रिश्तेदार, नातेदार, कोई ऐसी दुखड़ा आ जाए, 1-2 लाख रुपया खर्च करके घर आ जाए इलाज करा के, सरकार की ओर से या तो ऐसी चिकित्सा की महत्वपूर्ण विशिष्टता विकसित हो जाए, यानी कि सब कुछ जो एक आसान जीवन के लिए जरूरी है जब तक जनता को नहीं मिलेगा, ये स्लोगन तो ठीक रहेगा बट विश्वास नहीं रहेगा। विश्वास नहीं होने की स्थिति में क्या होगा? भरोसा घटा है। भरोसा घटा ही इसीलिए क्योंकि खराब शासन है। तो खराब शासन की स्थिति में भरोसा भी घटता है और प्रतिष्ठा भी घटती है।
हम लोग मैक्स वेबर ने बच्चा 3 प्रकार की सत्ता बताया है। एक बताया है जो वंशानुगत होती है, जैसे अकबर का बेटा शासक होगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। जहांगीर था ना, मतलब वो पैदा होते ही राजा था, बस उसका राज्याभिषेक कब होगा ये तय अकबर को करना, ठीक है। और दूसरा होता है करिश्मेटिक सत्ता। करिश्मेटिक सत्ता वो सत्ता होती है जिसमें पद नहीं होता बट प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसके एग्जाम्पल अगर सटीक दिए जाएं तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, जब गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसको आप दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं ना, तो इरविन कौन था? वो तो लाट साहब था, वायसराय था ना। गांधी क्या थे? क्या थे गांधी? ना कोई वंशानुगत उनके पास सत्ता आई थी कि भारत के रियासत के राजा थे वो, ना कोई वैधानिक सत्ता थी उनके पास कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं औपनिवेशिक सत्ता के भारत के, ना ना ना, वो एक भारत के नागरिक थे, गुलाम भारत के थे, उसमें रहते थे, लेकिन उनका करिश्मा इतना बड़ा था कि उनके समझौते को देश मानता था। क्या समझे? इसको बोलते करिश्मेटिक सत्ता। एक फैसला, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा इस तरह की नहीं वैधानिक, ये करिश्मेटिक सत्ता, ठीक है। हमारे जितने मनीषी थे, संत थे, जो बड़े बड़े विचारक थे, वो भी करिश्मा करते थे, ऐसा नहीं था। विवेकानंद भी करिश्मेटिक थे। विवेकानंद जहां जो बोले होंगे आज लोगों के वचन बन गए। और एक होती वैधानिक सत्ता, जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, ये बाकायदा लीगली संविधान में जैसी व्यवस्था दी है उसके अनुसार इस सत्ता को हासिल किए हैं। इसलिए जब इंग्लैंड में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलते हैं, तो हम भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं। लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, तो हम गांधी जी को किस रूप में देखते हैं? करिश्मेटिक व्यक्ति के तौर। और जहांगीर को वंशानुगत सत्ता के रूप में देखते हैं। वंशानुगत सत्ता में योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। क्या समझे? यानी जहांगीर में, यानी वंशानुगत सत्ता में योग्यता की कोई जरूरत नहीं, बस आप राजा के बेटे हैं, आप भी राजा बनेंगे। लेकिन करिश्मेटिक में करिश्मा, जब तक लोगों पर आपका प्रभाव जमा रहेगा, आपकी प्रतिष्ठा लोगों की नजर, इसको बोलते हैं सबका विश्वास। स्लोगन का सही अर्थ करिश्मेटिक सत्ता में है। और वैधानिक सत्ता, एक बार अब देखो, वैधानिक के साथ भी करिश्मेटिक हो जाता है। इंदिरा गांधी में वैधानिक सत्ता के साथ करिश्मेटिक सत्ता भी मानी जाती है। ऐसा हम लोग गाहे बगाहे लिख सकते हैं निबंध में। बहुत सारे और प्रधानमंत्री आए जो प्रधानमंत्री तो थे लेकिन करिश्मेटिक नहीं थे, जिसमें पब्लिक उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है, एक मतलब अत्यंत भरोसा करती है। प्रधानमंत्री मोदी का भी कमोबेश यही स्थिति है कि वैधानिक सत्ता के साथ साथ वो करिश्मेटिक सत्ता के भी बन गए। इसीलिए एक भाषण में जाते हैं तो बोट का पूरा रुख बदल देते हैं। एक भाषण बोट का पूरा रुख बदल देता है। मनमोहन सिंह साहब भी 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे, मंच से भाषण देते, कहिए उतना वोट ना मिले, क्योंकि वोट जो है, विश्वास जो है, भरोसा जो है, आपके करिश्मा पर भी है। जैसे बाबा रामदेव, ये करिश्मेटिक सत्ता के आदमी,
इनके पास भारत का कोई वैधानिक पद नहीं है, लेकिन ये सड़क पे चले जाएं तो 5 लाख लोग इनके पीछे चल देंगे। ये है करिश्मेटिक सत्ता। गांधी जी दांडी मार्च के लिए चले साबरमती से, लाखों लोग पीछे हो ली। गोलमेज सम्मेलन के लिए भारत का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया, दूसरे वाले गांधी जी समझौता में भारत का रिप्रेजेंटेटिव भी तो थे, लेकिन ये ताकत कहां से इकट्ठी की? करिश्मा से, किसी लीगल या वांछनगत से नहीं। आप जरा कल्पना करके देखिए, जो वांछनगत सत्ता का व्यक्ति है वो उद्दंड हो सकता है, गलतियां कर सकता है, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि उसको सत्ता मिलनी ही। इसीलिए अशोक की सत्ता में भी हम लोग देखो, अशोक भी उसी परंपरा से आए। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आए बिंदुसार, फिर बिंदुसार से अशोक। लेकिन अशोक ने जो अपने कृत्यों से जनता के सुख में अपना सुख खोजता था, जनता के लिए वो, जनता उस पर बहुत भरोसा करती थी, वो जनता का विश्वास जीत लिया था। तो राजतंत्र की सत्ता में भी वो लोकतंत्र जैसा व्यवहार करता था, इसलिए वो महान शासक। और भी कारण थे, बट एक कारण महत्वपूर्ण ये है, अकबर की जो नीति थी वह भी कहीं ना कहीं लोगों को लुभाती थी। वो भी महान अकबर, महान शासक। लेकिन यही औरंगजेब को देख लीजिए, इसके आगे पीछे के लोगों को देख लीजिए, तो आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। आप धर्मांतरण करेंगे, आप जबरदस्ती किसी को कैद करेंगे, लुटाही मचाएंगे, तो थोड़ी ना कोई करिश्मा कोई देखेगा। आपको तो चोर डकैत घोषित कर देगा। खराब शासन के लिए जाने जाएंगे आप। आगे लिखो, द वेकनिंग ऑफ द एंटायर डेमोक्रेटिक सिस्टम, संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था का कमजोर होना। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्रियन जैसा बिहेवियर ना करें। गवर्नमेंट में रह करके गुड गवर्नेंस के साथ प्रैक्टिस ना करे। जनता के हितों को सुनिश्चित करने वाले तमाम कृत्यों को सुदृढ़ता के साथ जनता तक ना पहुंचाया जाए। ये सब प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे। और यह कैसे संभव है? या तो पार्लियामेंट में इतने अच्छे लोग भेज दीजिए, जैसे लोग कहते हैं हम भ्रष्ट नहीं, इसलिए भ्रष्टाचार कानून की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे कि लोक आयुक्त की हमें इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस है। तो हम लोग टीवी डिबेट में बोलते थे कि आप जीरो टॉलरेंस बने रहे, इसलिए लोक आयुक्त लाती। देखिए बच्चा, अगर आपके पिताजी जो है ना, आप क्लास में यहाँ बैठे हो, पढ़ रहे हैं, और आपके पिताजी बाहर इंतजार कर रहे हैं या हमारे ऑफिस में बैठे हैं कि अभी 9:30 बजे जब क्लास छूटेगी तो मैं इसको लेके मुझे कहीं जहां काम है जाना है, ठीक? या आपको, तो आप नियंत्रित रहेंगे टाइम को लेकर कि क्लास छूटे तो मैं जाऊं, या वो मुझसे मिलने आए हैं और आपकी खोज खबर लेने आए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, ठीक है ना? तो आपको ये पता चल जाए, जैसे कि संडे को पिताजी जाएंगे सर से मिलने की कैसा टेस्ट चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही, थोड़ा सा फीडबैक लेना है। लोकल कोचिंग में यार ये संभव रहता है। दिल्ली में जाओ तो कोई कुछ मिलेगा नहीं। दिल्ली में किसका गार्जियन किससे मिलने जा रहा है? वहां 500 की भीड़ में कौन किससे मिल रहा है? पैसा तो पढ़ो, नहीं पढ़ो घर जाओ, लेकिन यहाँ ऐसा संभव रहता है। तो आप बहुत डिसिप्लिन में रहोगे। आपको पता है कि संडे को पिताजी जाएंगे तो मंडे से असाइनमेंट कंप्लीट किए रहोगे, क्लास में उपस्थिति रहेगी, थोड़ा मेहनत करते दिखोगे। और जब संडे को आए, बोले कैसी पढ़ा उन्होंने? ठीक है, अच्छा है, टाइम से आता है, लिखता है, क्लास में उसका अच्छा है, टेस्ट में मार्क्स अच्छे हैं। ये सब इम्पैक्ट
किसके कारण? थोड़ा सा मॉनिटरिंग ही तो बढ़ाई गई थी, थोड़ी सी मॉनिटरिंग। देखो, मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा भी नहीं करनी है, मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा भी गड़बड़ कर देता है, लेकिन इतनी कम भी नहीं करनी है तब भी गड़बड़ हो। तो पार्लियामेंट्रियन समझदार हैं, बट कुछ अपराधी भी होंगे उसमें, डेटा बताता है। अपराधी होकर के भी अगर पॉलिसी सही बना रहे हैं तो हम थोड़ी देर के लिए उन पर भरोसा कर सकते हैं कि देश की चिंता करते हैं। भाई, कई लोग ऐसे आपके दिखे होंगे जो समाज में बहुत अच्छे नहीं, लेकिन आपके लिए कोई बुरा काम भी नहीं किया। कई लोग मिल जाएंगे जो दुनिया को धोखा दिए होंगे, लेकिन आपके लिए जान दे देते होंगे। तो आप तो कहेंगे ना कि यार वो ऐसा तो नहीं लगता मुझे, मैं जब भी जरूरत पड़ता है कोई काम हो हमेशा तैयार रहता है। तो ऐसा अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग, ऐसे हमारी दलीय व्यवस्था में, ऐसे हमारी जातीय व्यवस्था में, ऐसे हमारी धार्मिक व्यवस्था में, हम विभिन्नता में एकता है। हमारे देश में ये बात कितना सही आप मानेंगे, कॉलिशन गवर्नमेंट में विकास ज्यादा होता है। पूछो क्यों? कॉलिशन गवर्नमेंट में क्षेत्रीय जो पार्टियां होती हैं उनका प्रेशर होता है हमारे क्षेत्र का विकास का। क्या समझे? तो क्षेत्रीय दबाव अलग अलग दलों का, अलग अलग क्षेत्रों का, और कुल विकास मिलाकर के किसका विकास हुआ? भारत। मतलब हमारा देश मजबूत सत्ता में हो सकता है बहुत भरोसे का विकास ना हो पाए, क्योंकि मजबूत सत्ताएं जो करते हुए दिखाती हैं असल में वो होता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गांधी जी कह के चले गए, ये हमको सचेत किए थे। आगे लिखो, इंक्रीजेस इन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के अपराधीकरण का बढ़ना, यूज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी, यूज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी इन इलेक्शंस, चुनाव में काले धन की भारी मात्रा में प्रयोग। ठीक है, हालांकि निर्वाचन आयोग जो है इस पर बहुत नियम समय समय पर देता रहा है, चौकसी बरतता रहता है। आपको अपने एसेट की जानकारी देनी होती है, कमाई क्या है सब बताना पड़ता है। आगे मतलब सब कुछ एक प्रकार से मॉनिटरिंग है, छानबीन है। अपराध वाली जहां तक मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो कैंडिडेट्स हैं, पार्टियां जो है 3 बार कम से कम उस क्षेत्र में उस कैंडिडेट के बारे में बताएं। जनता को पता होना चाहिए कि ये कैंडिडेट का क्या स्टेटस है ना, ताकि जब वो गवर्नेंस वाले प्रैक्टिस में जो जा रहे हैं, जाने वाले हैं, वो सही लोग जा सकें। क्योंकि यह मान्यता तो है कि एक अच्छा इंसान अच्छा काम कर सकता है। तो इंसान अच्छा है तो अच्छा काम करेगा, तो अच्छा इंसान चुन के जाए ताकि सुशासन बना रहे। अगर अच्छा इंसान चुन के नहीं जाएगा तो सुशासन को खतरे होंगे, तो क्या पता खराब शासन। आगे लिखिए, अ क्वेश्चन इज, लाइन चेंज कर दीजिए, अ क्वेश्चन इज मोरालिटी इज रिलेटेड टू upholding the public interests, upholding the public interests and keeping the interest down, keeping the interest down. नैतिकता में एक प्रश्न, नैतिकता में एक प्रश्न जनहित को ऊपर रखने और हित को नीचे रखने से जुड़ा है। जनहित को देखो, नैतिकता का जो क्वेश्चन है ना वो साफ है, जनहित को ऊपर उठाने का है। और नैतिकता ही नहीं होगी, नैतिकता खतरे में होगी तो ये नीचे चला जाएगा, होगा कुछ नहीं।
अरे भाई, आप परीक्षा में नहीं लिखेंगे तो गेम दो हैं, नंबर ज्यादा मिलने का और नंबर ही रहेगा बट कम मिलने का। तीसरा गेम ऐसा तो होगा नहीं कि आप अगर ज्यादा लिखेंगे अच्छा तो नंबर के साथ 5 लाख रुपया भी मिल रहा है, और कम अच्छा लिखेंगे तो नंबर तो मिलेगा वही 5 लाख रुपया नहीं मिलेगा। ऐसा तो नियम है नहीं एग्जाम में। तो नैतिकता जो है दो काम करेगी। अगर नैतिक रूप से आप सुदृढ़ हैं तो आप ऊपर, नैतिक रूप से कमजोर हैं तो आप नीचे। तो कहने का ना, नैतिकता में एक प्रश्न जनहित को ऊपर रखने और हित को नीचे रखने से जुड़ा है। आगे लिखो, द फॉलोइंग मेथड आर एडॉप्टेड, द फॉलोइंग मेथड आर एडॉप्टेड in different countries to prevent private interest from colliding with public interest. Colliding, COLLIDING, in public interest। इसका मतलब निजी हित को सार्वजनिक हित के टकराने से रोकने के लिए विभिन्न देशों में निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं, है ना? ठीक नहीं है? पहला वन वे इज बाय प्री रजिस्ट्रेशन। एक तरीका पूर्व पंजीयन का है। ठीक है, ये बच्चा जो पूर्व पंजीयन का, प्री रजिस्ट्रेशन का है, इसमें आपको अपना पब्लिक प्राइवेट इंटरेस्ट को पहले बताना होगा। तो लिख लीजिएगा, इन दिस प्राइवेट इंटरेस्ट हैव टू बी टोल्ड इन एडवांस, हैव टू बी टोल्ड इन एडवांस। इसमें निजी हितों को पहले से ही बताना होगा। हाँ, कहना होता है, बताना होता है। नेक्स्ट, the second way is to express personal interest when the conflict is, कर लीजिए, anticipated। दूसरा तरीका, निजी हित को संघर्ष के प्रत्याशित होने पर व्यक्त करने का होता है। प्रत्याशित होने पर व्यक्त करने का होता है। इन दिस IMP लिख लीजिए। In this, IMP is prevented from voting in any case if he is financially, इसमें थोड़ा हिंदी लिख लीजिए, इसमें किसी सांसद को किसी मामले में मतदान करने से रोक दिया जाता है यदि आर्थिक रूप से उसका सीधा स्वार्थ है तो, है ना? फाइनेंशियली अगर स्टेट फॉरवर्ड है, लिख लीजिए फाइनेंशियली स्टेट फॉरवर्ड, लिखो, इट occurs in the US, Canada and Australia। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में यह होता है, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ पता ही नहीं चलता है, वो तो CAG जब खोलता है तब पता चलता है, हमारे यहाँ नहीं होता। एक और तरीका बताने जा रहे हैं, तीसरा, लिख लीजिएगा, द थर्ड मेथड इज अडॉप्टेड इन कंट्री लाइक इंडिया। तीसरा तरीका भारत जैसे देशों
में अपनाया जाता है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष, डिसाइडेड द इशू आफ्टर एग्जामिन द रिलेटेड इशूज, इशू करिएगा, इशूज नहीं, रिलेटेड इशू इन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एमपी ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के किसी सदस्य के निजी हित में, लोकसभा के किसी सदस्य के निजी हित में संबंधित मुद्दों के सामने आने पर लोकसभा अध्यक्ष मुद्दे की जांच करने का निर्णय देता है, जांच करने का निर्णय देता है। तो ये 3 मेथड से थोड़ा एक वर्ड व्यू भी आप समझ गए, इंडियन व्यू भी समझ। लाइन को चेंज करिए। द क्वेश्चन ऑफ एथिकल कोड फॉर सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया, द क्वेश्चन ऑफ एथिकल कोड in civil services for civil services in India। ठीक है, भारत में सिविल सेवकों के लिए नैतिक संहिता का प्रश्न was raised by the संथानम कमेटी set up in 1964। set up in 1964। संहिता, नैतिक संहिता का प्रश्न 1964 में गठित संथानम समिति ने उठाया था। असल बच्चा इनका नाम है के संथानम। संथानम जो कमेटी है, के संथानम साहब सुप्रीम कोर्ट के जज। भ्रष्टाचार को आप जानते हैं कि उस समय जीप घोटाले वगैरह अगर नेहरू के शासन काल में भी छोटे छोटे थोड़े बड़े बातें सामने दिखती हैं। के संथानम साहब की रिपोर्ट के, यानी संथानम रिपोर्ट की सिफारिश पर ही 1964 में सीवीसी का गठन हुआ था। सीवीसी समझते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना, जिसको आप बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, जहां आयुक्त नियुक्त होता है, कमिश्नर। ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जनरली वही लोग इसमें भागीदार होते हैं। 1964 there are 3 major themes in the framework in term of ethics of administrative officers in India। भारत में प्रशासनिक अधिकारियों के नैतिकता संदर्भ में ढांचे में 3 प्रमुख विषय हैं। ठीक है, अब जो मैं ये 3 बताने जा रहा हूं, आप इससे टैली करना कि क्या यही चीज औरों के लिए किया जाए तो क्या शासन को और बड़ा अच्छा किया जा सकता है। पहला लिखो, 1 way is pre-registration। सेम लिख दो, सेम टू यू, पहले वाले के सेम कर दो, है ना। क्या लिखते हैं, सेम टू यू। हेलो, हाउ आर यू, बोले सेम टू यू। क्यों, आप कैसे हैं, अब आप अच्छा बताने को बताएं, बोले सेम टू यू। हाँ, क्यों, आपने भी पूछ लिया आप कैसे हैं, जवाब किसी का नहीं आएगा, दोनों अच्छे खराब हैं। नेक्स्ट है, the second way is to express
पर्सनल इंटरेस्ट, एक काम करो, लिखो। फर्स्ट को ही हम दूसरे ढंग से थोड़ा संविधान से जोड़ के बता देंगे क्योंकि इनके एथिक्स संविधान में भी लिखे हुए हैं। तो सेम टू यू तो रहने दीजिए, रजिस्ट्रेशन होता है, बट उसमें इंक्लूड कर लीजिए। लिखिएगा आर्टिकल 311 पहला में लिखिए। आर्टिकल 311 लिखो, टू डिसाइड ऑन मेंटेनिंग or removing the protection given by Article 311, आर्टिकल 311 के द्वारा दिए गए संरक्षण को बनाए रखने या हटाने का निर्णय करना। देखो बेटे, दो बात समझ लो। सिविल सर्वेंट को, जो हमारा सिविल सर्वेंट है, इनको आर्टिकल 311 में प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर प्रोटेक्शन देते हैं तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, या प्रोटेक्शन हटा लिया जाए तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अगर प्रोटेक्शन देते हैं तो सिविल सर्वेंट को लगेगा कि हम कार्य मन से करें, बिना दबाव के करें, अच्छा करें, क्योंकि हमारे साथ सुरक्षा है ना। लेकिन इसी का ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि हमारे साथ सुरक्षा है, इसलिए हम चाहे तो अनैतिक रूप से भी कोई काम करें, नॉन एथिकल भी कर दें, क्योंकि हमारे साथ प्रोटेक्शन। और अगर 311 को हटा दिया जाए तो उनके मन में ये होगा कि इथिकली काम नहीं करेंगे तो हमारे पास सुरक्षा नहीं है, हमारे जीवन में, हमारे करियर के लिए खतरे हो सकते हैं। अगर आपको हम बताएं 2003 में वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट, जिसको हम एआरसी की सेकेंड रिपोर्ट कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन दो आए, एक 1966 टू 70 और एक 2003 वगैरह की बात कर रहे हैं, जिसको वीरप्पा मोइली रिपोर्ट भी हम कह देते हैं, एआरसी की सेकेंड रिपोर्ट। एआरसी ने, यानी कि दूसरी प्रशासनिक सुधार आयोग ने 311 को रिमूव करने की बात कही। उसने कहा कि आर्टिकल 311 को खत्म कर देना चाहिए। अब 311 सिविल सर्विसेज के लिए एथिक्स के काम आता है, या 311 आर्टिकल को रिमूव कर दिया जाए तब एथिकली वो स्ट्रांग होंगे? ये दो क्वेश्चन है अपने आप, ठीक है ना। तो सुरक्षा हमारे एथिक्स के को बढ़ाने में क्या मदद कर रहा है, या सुरक्षा नहीं है तब हम एथिकली ज्यादा स्ट्रांग हैं? ये अपने आप में एक सवाल है जिसका जवाब दो तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन सटीक क्या है यह समझना, परखना बहुत ही माइन्यूट रिसर्च का पार्ट है। हालांकि वीरप्पा मोइली की इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया, यानी 311 को हटाने के लिए उन्होंने तो कहा, लेकिन हटाया नहीं गया। अभी भी 311 के तहत सिविल सर्वेंट को सुरक्षा मिलती है, राइट। तो इसी में छोटा सा बिंदु जोड़ लीजिए कि क्या हम कहना चाह रहे थे। द सेकंड एआरसी कमीशन, एआरसी का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, रिकमेंडेशन कर लीजिएगा, एआरसी रिकमेंडेशन या रिकमेंड्स कर लीजिए, ये सेंटेंस ठीक बन जाएगा। एआरसी रिकमेंड्स द रिमूवल ऑफ 311, ठीक है। दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोग ने 311 को हटाने की सिफारिश की, ठीक है। नेक्स्ट, द पब्लिक सर्विस एक्ट 1961
is Indian addresses various issues related to the job of officers, भारत में लोक सेवा अधिनियम 1961 अधिकारियों को नौकरशाही से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है। ठीक है, विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता, बट डज नॉट क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव मोरल कोड। मगर वह किसी व्यापक नैतिक संहिता का निर्माण नहीं करता। ठीक है, व्यापक नैतिक संहिता का निर्माण नहीं करता। आगे लिखो, वाइल जबकि इन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, Austin Public Service Act was created in 1999, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में 1999 में ऑस्ट्रेलिया लोक सेवा अधिनियम बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया लोक सेवा अधिनियम बनाया गया। ये दो बातें आप समझ गए हैं? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें समझने की क्या बात है? कोई चीज, एक चीज ऐसी थी जो समझने लायक थी। हाँ, पसीना हो रहा है ना? हाँ, किसको किसको पसीना? हाँ, नहीं समझ में नहीं आता तो पसीना ही होता है, या तो समझाने वाले बहुत भारी हो तो हमको पसीना आएगा। हाँ? हमारे पसीने को देख के आप समझ सकते हैं हमारा पसीना छूट रहा है। हाँ, क्यों? लिखिए, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव moral code, the public service bill has been proposed. एक व्यापक नैतिक संहिता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोक सेवा विधेयक का प्रस्ताव दिया गया है। प्रपोज्ड लिखो, इन विच, जिसमें द फॉलोइंग वैल्यूज आर केप्ट फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, जिसमें लोक सेवकों के लिए निम्नलिखित मूल्य रखे गए हैं। लिखिए, नंबर 1, ठीक है, इसी के अंदर मैंने जो बताया कि ऑस्ट्रेलिया लोक सेवा आयोग, तो इसके नीचे तीसरा लिख लिए है ना, मूल्य रखे गए हैं। तो कौन से रखे गए हैं? लिखो, नंबर 1, एलिगेंस ऑफ द आइडियल ऑफ द प्रिम्बल, प्रस्तावना के आदर्श के प्रति निष्ठा। ठीक है ना, आइडियल ऑफ द, प्रस्तावना के आदर्शों के प्रति निष्ठा। तो क्या हो जाएगा आपका मूल्य? ठीक है, आगे, वर्किंग बियॉन्ड पॉलिटिक्स, राजनीति से परे रहकर काम करना। आप लोग सेवक हैं और नेताओं के साथ चाय पीते हैं, उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं, उनका कहा सुनते हैं, यहां वहां की चीजों में इन्वॉल्व हैं,
तो ये मूल्य सही नहीं है आपका, बियॉन्ड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट, गिविंग गुड गवर्नेंस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, लोगों की उन्नति के लिए अच्छा शासन देना। क्या समझे? ऐसा शासन दीजिए कि लोग रसातल में चले जाएं, ये वाला मूल्य नहीं चलेगा। नेक्स्ट, वर्क पर्पसफुली एंड इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियली वर्ड लिखिए, इम्पार्शियली, उद्देश्यपूर्ण एवं निष्पक्षता से कार्य करना, ये मूल्य होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय में जवाबदेही और पारदर्शिता। निर्णय ऐसा ना हो कि जो टाट पट्टी के नीचे कर लीजिए और अकाउंटेबिलिटी से भी बच जाइए। खुले आम, तेरी ऐसी की तैसी, मेरा ये निर्णय, ये काम होगा, किसी को प्रॉब्लम है मैं जवाब देने के लिए तैयार। ठीक है। आगे, मेंटेनिंग द हाईएस्ट इथिकल स्टैंडर्ड्स, उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखना, उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखना। ठीक है। इकोनॉमी एंड वेस्टेज ऑफ एक्सपेंस, इन एक्सपेंस वर्ड लिख लेंगे ज्यादा सही, खर्च में कर लेंगे, है ना। खर्च में मितव्ययिता एवं अपव्यय, बैरियर वर्ड लगा लीजिए कहीं पे, रोकना उसको। ठीक है ना। मितव्ययिता हो, बैरियर को, अपव्यय को रोकना है। नहीं क्लियर हुआ क्या? हाँ, अरे गलत ना खर्च करो, इकोनॉमी में रहो। मितव्ययी, दुकान पे जाते हो, भैया ये कितने का है? बोले 5,000 का। 5,000 का यार ज्यादा है, दूसरी दुकान पे चलो। कहें बड़ा कंजूस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अव्वल दर्जे कंजूस हूं, चलेगा। हाँ, अगर आपको वही चीज 4,000 का मिल रहा है तो 1,000 रुपया बचा ले रहे हैं, तो 1,000 रुपये को कहीं और विकास में लगा सकते हैं ना। फिर हमारे यहां बच्चा जानते हैं क्या है, हम ही व्यय को ही विकास समझते हैं। पहले तो अपना पहला माला ठीक रखना चाहिए। व्यय ही विकास नहीं है भाई। मितव्ययिता के साथ किया गया अच्छा काम भी विकास हो सकता है, व्यय ही विकास नहीं। या देखिए, सड़कें बढ़िया बढ़िया बनी, सब धंस गई बारिश में, इतना खूबसूरत उसमें व्यय हुआ। अंबार, धन का जो ऐसे थैली से पैसा नहीं निकाला गया, निचवस थैलिया काट दिया गया और सारा सड़क में लगाया गया और एक बारिश में धंस गई। पुल बनाया गया, पुल ही धंस गए, पुल ही टूट गए, और कहेंगे इसमें 50 करोड़ रुपया लग गया। एक बारिश न झेल पाए, 50 करोड़ लग गया। तो हम इसको व्यय को विकास समझें? ये तो अपव्यय है। मितव्ययिता से काम करो, पैसा बचा करके वही काम अगर कर लिया जाए, यह भी नैतिकता है।